नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की तीसरी लहर के हवाले से, जिसने पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पाकिस्तान में कोरोना की शरह 10% ज़्यादा हो गई है और उससे भी बड़ी खबर ये है कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क, वो पहला मुल्क बन चुका है जहाँ कोरोना वैक्सीन कमर्शियल इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई है। तमाम मुल्कों के सरबराहान वैक्सीन ख़रीद के अपनी आवाम को वैक्सीनेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसकी तिजारत की मंजूरी दे दी गई है और इसकी जो प्राइस कैप बताई गई है नाज़रीन, वो बताई गई है 8 से 9,000 रुपये। मज़ीद तफसीलात के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी नदीम नज़र साहब ने, और इनके हमरा हैं डॉक्टर सैयद इकराम, फिजिशियन रिसर्चर। दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे नदीम साहब का। नदीम साहब, बताइएगा कितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्हें वैक्सीन ख़रीदने की मंजूरी दे दी गई है हुकूमत की जानिब से? किस मुल्क से ये वैक्सीन दरामद हो रही है और अब तक इसके कितने डोजेज फराम किए गए हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त सेहत के शोबे पर डॉक्टरों का गलबा है जी। जैसे कि सब जानते हैं कि वतन अजीज़ की खुशकिस्मती कह लीजिए या बदनसीबी के इस वक्त वफाकी वज़ीर बाय सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बाय सेहत डॉक्टर नशीन आमिद हैं, और सबसे बड़े जो सूबा है पंजाब, उसकी डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं जी, और सूबा सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अजरा हैं जी, और हुकूमत पंजाब की जो तर्जमान है वो डॉक्टर फरदौस आशिक एवान साहब हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि हमारे जो सदर ममलिकत हैं वो भी खैर से डॉक्टर हैं, आरिफ अलवी साहब। इन सब हुक्मरानों, डॉक्टर जो हुक्मरानों के होते हुए फिर भी कोई वैक्सीन के हवाले से हौसला अफजा कोई खबर पाकिस्तानी अवाम को अभी तक नहीं मिली। बिल्कुल ठीक है। 22 करोड़ अवाम में से 12 करोड़ लोगों को ये वैक्सीनेशन होनी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और हुकूमत जो है वो चंद लाख मांगे तांगे जो वैक्सीन मिली हैं उनके ऊपर इत्तफाक करके बैठी हुई है, जबकि इंडिया में जी ये यहाँ पे 50 साल की उम्र के बाद, 60 साल की उम्र के बाद, इंडिया में 40 साल की उम्र के बाद के लोगों को लगनी शुरू हो चुकी जी, बिल्कुल वैक्सीनेशन। अच्छा, दुनिया में सबसे जो बड़ी कंपनी है वैक्सीनेशन बनाने वाली वो इंडिया की है, जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट। बिल्कुल ठीक ये है। कंपनी पूना में है। आज ये कंपनी 1 मिनट में वैक्सीनेशन की 5,000 तकरीबन 5,000 शीशियां बना के वो जो है वो अच्छा, पाकिस्तान में कितने प्राइवेट सेक्टर्स हैं? पाकिस्तान में इस वक्त 4 निजी कंपनियों को ये हुकूमत ने नवाजा है इससे कि वो ये इंपोर्ट कर सकें। ठीक है, ठीक है। उनमें खैर से एक जो कंपनी है वो हमारे एक वफाकी वजीर साहब की है, जो माजरत के साथ वो मुशीर भी हैं गलती से जी। तो उन्होंने ये इसको करवाई, उसका इजाज़तनामा लिया। अच्छा, किस मुल्क से ये वैक्सीन मंगाई जा रही है? ये रूस और चाइना से वैक्सीनेशन जो है वो मंगवाई जाएगी, जो कि कमर्शियल बुनियादों पर। ठीक है। जो वफाकी वजीर साहब हैं उन्होंने इसका जो ठेका लिया, उन्होंने हुकूमत से इजाज़त ली कि ये जो 1,500 रुपये की वैक्सीन है वो यहाँ पे 8,500 रुपये की जो है वो दी जाएगी जी। तो जो चाइना की है वो 4,500 रुपये की होगी जी, 2 खुराकों में, और जो ये रूसी है स्पुतनिक जी, वो 8,500 रुपये में यहाँ पे लोगों और अब तक इसकी कितनी खुराकें फराम की गई हैं पाकिस्तान में? अगर मैं रूसी वैक्सीन के बारे में बात करूं, अब तक इसकी तकरीबन 50,000 जो है वो खुराकें जो है फराम की जा चुकी हैं। अब आगे जो है इसका उन्हीं साहब की जो कंपनी है उन्होंने 2 लाख मजीद वैक्सीनेशन का ठेका वो उनको ऑर्डर दिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम, ये बताइएगा कि जहां हम बात कर रहे हैं रूसी वैक्सीन के हवाले से, तो ये वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बताइएगा, और साथ ही इंटरनेशनली कितने मुल्कों में ये वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है और अब तक इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स मौसूल हुए हैं, हमें ऐसे कोई इतलात? जी, शुक्रिया खतीजा, बहुत आम मौजू है इस हवाले से। सबसे पहले मैं बता दूं बहुत मुख्तसरन कि वैक्सीन काम क्या करती है, ताकि वैक्सीन की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हमेशा ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की कि दवा जो है मर्ज होने के बाद ली जाती है। ठीक है, ठीक है। और जो वैक्सीनेशन है उसका जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि मर्ज होने से पहले आपकी जो इम्यूनिटी है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, उसको इतना ताकतवर कर दिया जाए, ट्रेन कर दिया जाए कि जब मर्ज के एक्चुअल वायरस या जरासीम दाखिल हो तो वो बॉडी जो है ऑलरेडी यूज टू हो
और जी। इफेक्टिवली जो है वो डिफेंड कर सके, मुकाबला कर सके। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक मिसाल के तौर पे बैंक के अंदर गार्ड मौजूद हैं, जी। लेकिन उनके पास असलहा नहीं है और बाहर से जो है डाकू हमला करने वाले हैं। ठीक तो है। अगर उनके पास असला ही नहीं होगा तो जाहिर है वो मुकाबला नहीं कर वो सकेंगे, दिफा कैसे करेंगे? दिफा कैसे कर सकेंगे। और जाहिर है कि जब आप उनको एक दफा असलाह दे देंगे तो वैक्सीनेशन असलहे का काम करती है। आपने जो गार्ड्स हैं बैंक के अंदर उनको असलाह दे दिया, वेपन्स दे दिए, और उसके बाद दे आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, उन्हें मालूम है कि एक हम बाहर से अटैक होने वाला है, सो वो दे आर बेटर प्रिपेयर्ड और इसी वजह से वो ज्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला और कर इसी तरीके से वैक्सीन काम करती है। एग्जैक्टली। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके सवाल के हवाले से कि खास तौर पे स्पटनिक भी, एक और चीज बताता चलूं कि स्पटनिक 5 आमतौर पे हमारे यहाँ लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके एक्चुअल टेक्निकल टर्म है स्पटनिक वी एज इन विक्ट्री जिसे आप कहते हैं। ओके। सो स्पटनिक वी जो है वो रशियन वैक्सीन है और ये बताता चलूं कि 56 कंट्रीज में, 56 कंट्रीज में ये रजिस्टर्ड हो चुकी है, अप्रूव हो चुकी है। ओके। और इसके अलावा जो इसकी इफिकेसी है, एक जी। चीज होती है इफेक्टिवनेस और एक चीज होती है इफिकेसी। इफिकेसी का मतलब है कि जो क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए फेज जी। 1, फेज 2, फेज 3, तो उनमें इसकी जो इफेक्टिवनेस थी खास तौर पे स्पटनिक वी की, जी। वो 92% थी, यानी तकरीबन 91.6, तो तकरीबन 92% थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग ये वैक्सीन लगवाएंगे या कोई भी वैक्सीन लगवाएंगे, चाहे स्पटनिक वी हो या कोई और हो, वो हर 100 में से 92 लोग महफूज रहेंगे। इसका मतलब ये है कि जो लोग वैक्सीन लगवाएंगे जी। उनमें, यानी हर 100 लोग जो वैक्सीन लगवाएंगे उनमें से 92 लोग जो होंगे उनको या तो अलामात नहीं होंगी या बहुत मामूली होंगी। यहाँ पर अगेन सवाल ही पैदा होता है, लेकिन कोरोना वायरस होने के चांसेस होते हैं। एग्जैक्टली। तो अब सवाल ये पूछा जाता है कि भाई आप वैक्सीन लगवाने का फायदा है क्या, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो सकता है। जी। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वैक्सीन लगवाने के बाद आपकी कुव्वत मुदाफियत ताकतवर होगी, आपको खुदा न खास्ता कोविड निमोनिया होने के चांसेस कम होंगे, आपके वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस कम होंगे, और खुदा न खास्ता डेथ के चांसेस कम होंगे उस मर्ज की वजह से। ये है बेसिक फिलॉसफी। अच्छा, अब तक रेशियो क्या बताया जा रहा है कि अगर आपने वैक्सीन लगाई, क्योंकि हमने देखा था कि वज़ीर आज़म साहब ने भी जो है वैक्सीन लगाई थी और उसके 2 दिन बाद जो है वो उनका कोरोना पॉजिटिव आ गया था, तो चांसेस क्या होते हैं कि आपको कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं या इसकी परसेंटेज बहुत कम है? जी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से या कोई भी ऐसा इंसान जो वैक्सीन लगवा रहा है, मैं बता दूं कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो एंटीबॉडीज होती हैं उनको डेवलप होने में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते लगते हैं, और इसी वजह से दूसरी डोज भी दी जाती है। बिल्कुल तो यकीनन जो पीएम साहब को जो कोरोना हुआ उसका यकीनन जो इंक्यूबेशन पीरियड था, उनको वायरस ऑलरेडी मौजूद था, उसके बाद उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। अच्छा, उन्हें जो सिम्टम्स थे वो अपीयर नहीं हुए थे, ये कहना दुरुस्त होगा? एग्जैक्टली। सो इट्स हार्ड टू टेल कि कितने लोगों को यानी कोरोना हो सकता है, क्योंकि लेकिन ये मैं बता दूं कि ये बात तय है कि 92% लोग, खासतौर पर अगर हम स्पुतनिक वी की बात करते हैं, तो 92% लोग ऐसे होंगे जिनमें अलामत या तो होंगी नहीं या बहुत कम मामूली होंगी अगर कोरोना उनको हो भी जाए। जी। इसी तरह साइनोफार्म की जो अगर आप बात कर लें चाइनीज वैक्सीन की, तो उसमें जो है वो 79% उसकी एफिकेसी है, यानी अगेन तकरीबन 80% लोग ऐसे होंगे जिनको या तो अलामत होंगी नहीं और होंगी तो बहुत मामूली होंगी। फाइनली आपने साइड इफेक्ट के हवाले से पूछा था, स्पुतनिक वी का मैं साइड इफेक्ट्स आपको बता दूं कि कोई रिपोर्टेड डेथ नहीं है अभी तक कि किसी ने वैक्सीन लगवाई हो उसको डेथ हुई हो इस हवाले से, यानी वैक्सीन लगवाने की वजह से उसकी डेथ हुई हो। जो साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं उनमें सबसे कॉमन हेडेक है, सर में दर्द है, वैक्सीन लगवाने की साइड पे रेडनेस है, थोड़ी सी हल्की सी स्वेलिंग अगर हो सकती है कुछ लोगों में, और इसी तरह वहां पर पेन हो सकता है। और ओवरऑल ये बिल्कुल सेफ वैक्सीन है। बिल्कुल सारी वैक्सीनेशन एक्चुअली ज्यादातर सेफ हैं, कोई ऐसा सीरियस साइड इफेक्ट इनका रिपोर्ट नहीं हुआ है अभी। बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब, बात कर लेते हैं रूसी वैक्सीन के हवाले से। अगर इस वैक्सीन की कीमत के ऊपर हम बात करें तो इसकी जो मुकर्रर जो कीमत थी वो थी $20, लेकिन जब ये वैक्सीन पाकिस्तान में आ गई तो 160% ये वैक्सीन को महंगा कर दिया गया। अगर मैं कंपेयर करूं पाकिस्तानी रुपीस से तो राइट नाउ इस वैक्सीन की जो कीमत होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 1500 रुपये। एम आई राइट? तो फिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में आते ही इस वैक्सीन को बिल्कुल ही महंगा कर दिया गया? 160% महंगा, बहुत बड़ा रेशियो है ये। नदीम साहब क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि हुकूमत की पॉलिसी के तहत ड्रेप ने निजी कंपनियों को 40% मुनाफा, जबकि दुकानदारों और अस्पतालों के लिए 15% मुनाफा पर वैक्सीन की फ़रोख्त की इजाज़त देने के 2 फार्मूले दिए हैं जी। अब उसमें ये जो कंपनीज हैं वो 40% वो ले रही हैं, वो आगे देती हैं हॉस्पिटल्स को और मेडिकल स्टोर्स को, आगे से वो 15% ऊपर से वो ले रहे हैं। ठीक है। और इसमें सियासत चूँकि इन्वॉल्व है, कुछ सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं जी। और कुछ ऐसे दर पर्दा मुनाफाखोर भी इन्वॉल्व हैं जो इसका प्लान करते हैं सारा, जिसका सारा इफेक्ट जो है वो आम आवाम के ऊपर होता है। आप देखें कि ये 8,500 रुपये की जो वैक्सीन है वो एक आम आदमी कैसे लगवा सकता है, जबकि हर घर में जी 8 से 10 अफराद मौजूद हैं, वो उनको खाना खिलाएगा या वैक्सीनेशन करवाएगा? जी। ये
समझ ले कि खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं हालात। यानी कि हुकूमत को ये चाहिए था कि पोलियो की तर्ज पे जी इसको करते, जैसे बाकी ममालिक में इस तरह हो रहा है कि वो अपने लोगों को, अपने शहरियों को, आवाम को खुद वैक्सीनेशन फ्री में लगा रहे हैं, जबकि ये वाहिद हमारा मुल्क है जहाँ पे ये वैक्सीनेशन जो है ये और यहाँ आके वैक्सीन की जो कीमत है वो भी दुगनी हो गई है, दुगनी तिगनी हो आगे और जाके होगी। देखें इसकी एक ये मिसाल ये है कि एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आपको याद होगा कि पंजाब में हेलमेट की पाबंदी लगाई गई। अब उसके पीछे एक वजीर थे, उनके रिश्तेदार थे जो हेलमेट बनाते थे, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब जब ये बात खुल के सामने आई, करोड़ों रुपया कमाने के बाद खुल के सामने आ गई, तो हेलमेट की पाबंदी खत्म हो गई, ना कुछ चालान हो रहा है ना कुछ। इसी तरह जब कोविड शुरू हुआ तो मास्क के ऊपर भी लोगों ने यही किया कि 5 रुपए वाला मास्क 300 रुपए मास्क जो है वो ब्लैक में फरोख्त होने शुरू हो गए थे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये वैक्सीनेशन के साथ भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, रशिया की वैक्सीन आखिर पाकिस्तान में इतनी महंगी दामों में फरोख्त क्यों हो रही है, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और कोरोना वैक्सीनेशन पे हमारा प्रोग्राम जारी है। डॉक्टर इकराम की जानिब जाऊँगी। डॉक्टर साहब बताइएगा, जो अफराद डायबिटिक हैं, हार्ट पेशेंट हैं, उनके माइंड में अक्सर ये सवाल आता है कि अगर हम ये वैक्सीन लगाते हैं तो हमें किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, साथ ही WHO की क्या गाइडलाइंस हैं इन लोगों के हवाले से? जी खदीजा, सबसे पहली बात तो ये कि जो वल्नरेबल पीपल हैं, यानी वो लोग जो हाई रिस्क पर होते हैं कोविड के, जी उनमें ज़ाहिर है कि हम सब जानते हैं कि एल्डरली पीपल यानी 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद, और वो लोग जिनको ऑलरेडी कोई क्रोनिक यानी दायमी बीमारी मौजूद है। और दायमी बीमारियों की जब हम बात करते हैं तो इसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी अमराज क़ल्ब की बात करते हैं, डायबिटीज़ यानी ज़ियाबितिस की बात करते हैं। तो एक्चुअली जो खदशात हैं उसके उलट है हकीकत जो है, यानी वो लोग जिनको डायबिटीज़ होती है और वो लोग जिनको अमराज क़ल्ब हैं, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है या कोई और बीमारी है, उनको तो वैक्सीन सबसे पहले लगवानी चाहिए। अच्छा। और जी रिगार्डलेस, और आमतौर पर हम जानते हैं कि सारी बीमारियां ज़्यादातर कॉमन होती हैं 60 साल 50 साल की एज के बाद। जी सो कल ऐलान हुआ है कि 50 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं 50 इयर्स की जो है उनकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है आई थिंक 30 मार्च से। जी सो तमाम खदशात को बिल्कुल निकाल दीजिए दिल से, हर तरह का खौफ इस हवाले से निकाल दीजिए। डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के अफराद जो हैं, जो इसमें मुब्तला हैं या अमराज़ क़ल्ब के, उनको डेफिनेटली वैक्सीन लेनी चाहिए, बल्कि प्रायोरिटी पे लेनी चाहिए। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि कुछ र्यूमर्स जो हैं वो इस हवाले से भी रही कि भाई अगर किसी को वैक्सीनेशन है तो वो ब्रेकफास्ट से पहले लगवाए, ब्रेकफास्ट के बाद लगवाए। तो हकीकत से डायबिटिक लोगों के लिए हमने देखा था कि ऐसी बात जी, लेकिन हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वैक्सीन लगती है बाजू में, और आप इसको जाहिर है कि ड्रॉप्स, पोलियो ड्रॉप्स की तरह मुंह से तो ले नहीं रहे। सो देयर इज नो रिपोर्टेड और डॉक्यूमेंटेड रेलेवेंस बिटवीन यू नो कि हमने जो है वो वैक्सीन लगवाई तो ब्लड शुगर पे उससे असर हुआ। सो बिल्कुल लगवाइए और बिला खौफ खतर होकर लगवाइए। और आपने खुद भी वैक्सीन लगाई और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, सलामत है, कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हुए आपको? जी बिल्कुल। मैंने साइनोफार्म वैक्सीन ली थी बीइंग अ हेल्थ केयर वर्कर, बीइंग अ डॉक्टर, तो उसमें सच कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं थे। सेकेंड डोज के बाद तो बिल्कुल यानी कुछ नहीं हुआ। फर्स्ट डोज के बाद मामूली से सर में दर्द हुआ 1-2 दिन के लिए, वो खुद ठीक हो गया। तो बिल्कुल बिला खौफ खतरों के वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब, जब हमने देखा कि वैक्सीन को कमर्शलाइज करने की बात हुई थी तो हुकूमत की जानिब से ये बयान आया था कि हमने कमर्शलाइज इस वैक्सीन को इसलिए किया है कि जो लोग इस वैक्सीन को अफोर्ड कर सकते हैं, 8,000-9,000 रुपये दे के ख़रीद सकते हैं वैक्सीन, तो वो लोग कर लें। तो पूरी दुनिया में क्या हम ही ऐसे ममालिक हैं जो ये सोचते हैं कि जी आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जी आप ये वैक्सीन ख़रीद लें? बाकी ममालिक ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? पाकिस्तान की हुकूमत ने आकर इस बारे में ऐसा क्यों सोचा? देखें, आए रोज़ हम टीवी स्क्रीनों पे हमारे हुक्मरान जो हैं वो आके कहते हैं जी हमारी मईशत जो है वो बहुत बेहतर होती जा रही है, हम काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी अगर आप देखें, इसका मुआवजा करें अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या श्रीलंका के साथ या भारत के साथ,
जी। तो हम उनसे भी गए गुजरे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो हुक्मरान है, वो आवाम को ये इंजेक्शन ही लगा सकते। और उनको इस वक्त हालात आप सबके सामने हैं कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हुआ हुआ है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, सब तालीमी इदारे बंद हैं, हर चीज़ बंद हुई है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो इनको कम से कम चले पोलियो तर्ज पे ना घर जाके सेहत कार्ड की मद में ही उनमें उसी में शामिल कर देते हैं कि जिसको सेहत कार्ड मिला है वो जाके वैक्सीनेशन करवा सकता है। जी। अब एक आम आदमी 8,500 रुपया, वही बात है कि वो कैसे भर सकता है इसको। तो इंडिया में ये सब, इंडिया में भी वो इसी तरह फ्री दे रहे हैं, हालांकि उनके वहाँ पे लॉकडाउन तो चल ही रहा है, लेकिन उनकी इकोनॉमी इतनी तबाह हो चुकी है कि किसानों ने वहाँ पे इतना ज्यादा वावेला मचाया हुआ है कि सब कुछ वहाँ पे ठप हुआ पड़ा है। उसके बावजूद वो अपने लोगों को, अपने अवाम को वो वैक्सीनेशन दे रहे हैं, जबकि हम जो है फौरी तौर पे खड़े हो जाते हैं मुआवजा करने के लिए अपना दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन अमलन हम कुछ भी नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ बातें कर रहे होते हैं। अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी जो है वो वैक्सीन खरीद के अपनी आवाम को वैक्सीनेट कर रहा है, और वहाँ पे भी कमर्शियल ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और श्रीलंका की अगर हम बात करें, बांग्लादेश की बात, मतलब एशिया के खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान में ये यहाँ पे अनाउंस किया गया है, और किसी मुल्क में अभी तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम, ये बताइएगा कि पंजाब में जो है कॉलर मौजूद है, कॉलर भी ले लेते हैं। डॉक्टर इकराम सबसे पहले, जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? वालेकुम, मैं इम्तियाज बात कर रहा है कराची से। मैं एक दो बातें शेयर करना चाह रहा था आपसे। पहली बात तो ये कि तीसरी लहर है, मगर हुकूमती सतह पे स्प्रे और जो हुकूमत ने करना था वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ लॉकडाउन कर देते हैं। और मैडम दूसरी बात, ये तारीख कभी माफ नहीं करेगी ऐसे लोगों को जो वैक्सीन पे भी कारोबार कर रहे हैं। अवाम 72 साल से इतना टैक्स देती आ रही है, और इतने एड जमा हुए जो इन्होंने खैरात एक तरीके से दुनिया से ली, उसी की मद में हर बंदे को फ्री ऑफ कॉस्ट। इंडिया को भले हम इतनी गाली देते हैं, सही है अपनी जगह, मगर एक चीज उनके अच्छी दिखाई दी कि 734 रुपए की वैक्सीन है और बहुत सौ को फ्री भी लगाया जा रहा है। तो क्या हम इखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं? तो ये बड़ी शर्मनाक बात होगी। और स्प्रे के हवाले से डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एंटी कोरोना स्प्रे जो कराया जाता है, कि वो वाकई इफेक्टिव है? ईमानदारी से बता दें, और ये करवाना चाहिए हुकूमती सतह पे या नहीं? कोरोना स्प्रे के हवाले से बात कर रहे हैं डॉक्टर इकराम, सवाल अपना वापस दोबारा रिपीट कीजिएगा, हम आपको सही तरीके से सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, चलिए कॉल कट हो गई है। जी पहले तो नदीम साहब की जानिब जाऊंगी। नदीम साहब, ये बताइएगा कि जो हमारे कॉलर ने हमें कॉल की थी कराची से, उनका ये कहना कितना सही है कि वैक्सीन को भी कमर्शलाइज कर दिया गया है, सेहत के मामलात में भी पैसा डाल दिया गया है? जी बिल्कुल, ये सेहत के मामलात में क्या ज़िंदगी और मौत को कारोबार बना दिया है। बिल्कुल, हमने हर चीज़ के ऊपर कारोबार शुरू कर दिया है। अब मरने पे भी कारोबार होते हैं, जीने पे भी कारोबार होते हैं जी। और ये वैक्सीनेशन के ऊपर इस टाइम पे अरबों रुपया कमाएंगे वो लोग, जो ये 4 कंपनीज। हालांकि आप देखेंगे इस 4 कंपनी में एक लैब भी है, जो पंजाब की लैब है, जो पूरे पाकिस्तान में जिसका नेटवर्क है। और पिछले दिनों इस लैब की गलत रिपोर्ट की वजह से एक खातून बेचारी, एक लड़की, नौजवान लड़की की डेथ हो गई, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखिए, उसी लैब को ये ठेका दे देते हैं कि तुम वहां से वैक्सीन बरामद करो और यहाँ पे महंगे दामों फरोख्त करो। तो उसमें से जो कमीशन माफिया है, जो ये सब बीच में कर रहा है, वो भी कमा रहा है, लैब भी कमाएगी। बिल्कुल ठीक है। नदीम साहब कॉलर मौजूद है, कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? मैं इस्लामाबाद से मलिक नवाज बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। सवाल यह है कि 1166 नंबर पे मुझे पहले वैक्सीनेशन की एक डोज लगी थी, साइनोफार्म की। हम आपको सही से सुन नहीं पा रहे हैं। इसके बाद दूसरी वो ड्यू हुई है, 1166 पे अपना नंबर भेजता हूँ, वो कहते हैं बसादे एहतराम जी आपका नंबर जो है ना, आपका नंबर गलत है, मतलब शनाख्ती कार्ड का नंबर। मैं 10 दफा कर चुका हूँ, उसे टैली कर चुका हूँ। ये इन्होंने मतलब है ये जो है ना वो ऑटो पे रिप्लाई रखा हुआ है कि बसादे एहतराम जी आपका कोई जवाब नहीं। ये कोई जवाब तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर इकराम। जी इस मेरे ख्याल में जो मैं समझ पाया उनका सवाल ये है कि यानी रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं फ़ोन के ज़रिए और वो हो नहीं पा रही है जी, और ये फ़ोन के ज़रिए आइदर कॉल या SMS के ज़रिए ट्राई कर रहे हैं। इसके हवाले से बता दूं, मैंने इवन के अपने फादर की रजिस्ट्रेशन भी करवाई। इसमें सबसे आसान तरीका ये है, इंसाफ से मैं गुजारिश करूँगा कि आपके घर में अगर कोई इंटरनेट जानता हो, यकीनन कोई ना कोई जानता होगा, उनसे कहें कि नादरा की वेबसाइट पे जाएँ,
और वहाँ पर शनाख्ती कार्ड अगर आप फ़ोन पे नहीं करवा पा रहे हैं किसी भी वजह से, वैसे तो हो रही है फ़ोन पर, लेकिन अगर आप SMS या कॉल के जरिए नहीं करवा पा रहे हैं तो नादरा की वेबसाइट पे जाइए, खास उसकी एक URL है, गूगल कर लीजिए नादरा कोविड करके, वो आपके सामने URL आएगी, वहाँ पर आपको शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करना होगा, आप अपना सेंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, शहर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बआसानी करवा सकते हैं वो लोग जिनको फ़ोन के जरिए प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पर एक और पिछले सवाल के हवाले से ही बता दूं, जिससे पहले कॉलर ने पूछा था कि कोरोना स्प्रे जो हम समझ पाए, अगर उनका सवाल ये था कि कोरोना स्प्रे कितना इफेक्टिव है, देयर इज नो थिंग्स एज सच। नहीं, उनका जो सवाल था वो ये था कि कोरोना टेस्ट करवाना सही है या नहीं है। उनका सवाल ये था कोरोना टेस्ट करवाना सही है कि नहीं है। देखिए, कोरोना टेस्ट करवाना तो यकीनन करवाना चाहिए, जब तक कोरोना टेस्ट नहीं होगा तो कंफर्मेशन कैसे होगी कि आप में जो है वो। अच्छा, मैं ये समझ पा रही हूँ शायद उन्हें कोरोना पे यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, शायद इस वजह से उन्होंने पूछा होगा कि कोरोना टेस्ट करवाना लाजमी करवाना है। और यहाँ पर एक बात का मैं इजाफा करता चलूँ कि इवन अगर आपकी वैक्सीनेशन हो चुकी है तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप एहतियात छोड़ दें या टेस्ट ना करवाएं अगर आपको अलामात होती हैं, क्योंकि बहुत माइनर केसेस में ऐसा भी हुआ है कि री इन्फेक्शन यानी दोबारा इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन उसकी शिद्दत बहुत कम थी जी। सो ना हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ी, ना खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई। टेस्ट जरूर करवाइए। एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि जो अगर उनका सवाल स्प्रे के हवाले से भी था तो स्प्रे का एज सच कोई बहुत इस पर पैसा खर्च किया गया है माजी में, कुछ भी फायदा नहीं है। 3 चीज़ें याद रखिए, 3 Ws याद रखिए, ये आपकी हर जगह काम आएंगी कोरोना के हवाले से, कोविड के हवाले से जी। वॉच फॉर डिस्टेंस, 6 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए आइडियली जी। वियर मास्क, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ के मास्क पहनना है, यानी वॉच फॉर डिस्टेंस, वियर मास्क और वॉश योर हैंड्स। ये 3 चीजें करेंगे, हाथ धोएंगे, मास्क पहनेंगे और डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, इंशाल्लाह ताला आपको किसी स्प्रे की, इंसेक्टिसाइड, कोई कीड़ा तो है नहीं, कोरोना एक जरासीम है, वायरस है जिसको स्प्रे के जरिए खत्म कर सके। तो ये 3 चीजें, 3 एहतियातें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आप इनको इख्तियार करके इंशाल्लाह बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह क्या है, लेकिन यहाँ लेंगे एक शॉर्ट कमर्शियल सब ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और बात करें वैक्सीनेशन के हवाले से तो पाकिस्तान में 60 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीनेशन लगने का अमल जारी है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पड़ोसी मुल्क भारत की तो वहाँ पे 35 साल से ज़ायद अफराद को वैक्सीन जो है वो अब लगाई जा रही है। इंडिया जो है वो उस प्रोसेस में हमसे बाजी ले गया है, आगे हो चुका है। नदीम साहब बताइएगा, पाकिस्तान में आप कैसे देखते हैं ओवरऑल वैक्सीनेशन के अमल को, क्या प्रोसेस है, क्या हम सुस्त रवि का शिकार हो गए कहीं ना कहीं? बिल्कुल, हम इस मामले में इंतहाई सुस्ती के साथ चल रहे हैं और इंडिया में बहुत तेज़ी के, क्योंकि इंडिया खुद वैक्सीनेशन जनरेट कर रहा है, खुद वैक्सीनेशन बना रहा है, इसलिए वो बड़ी स्पीडली इसको कर रहा है। अभी आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा इदारा है जिसने अभी वैक्सीनेशन बना लिया? हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास, हम सिर्फ बाहर से मंगवा के, अभी जो डोनेशन आया था वो भी अब नहीं आएगा, जाहिर बात है, अब हमें परचेज करके यहाँ पे लोगों को, वो बेचारों को लेनी पड़ेगी। तो इसी वजह से ये सुस्त रवि का शिकार हुआ है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें कोई बाहर से गैबी मदद आएगी अल्लाह ताला की तरफ से तो हम आके उसको दे देंगे। हम खुद से कुछ भी नहीं करते, ना रिसर्च कर रहे हैं, ना इसके ऊपर कोई तहकीक हो रही है, बिल्कुल नहीं हो रही, और ना ही हम वैक्सीनेशन तैयार करने के वाले से कोई कर पा रहे हैं कुछ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है नदीम साहब। डॉक्टर इकराम, बात कर लेते हैं पंजाब में कोरोना की केसेस के हवाले से जिसमें इजाफा ही होता जा रहा है। अगर रेशियो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को बताइए, अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट वेव से सेकेंड वेव से, तो कोरोना की जो तीसरी लहर है वो कितनी तेज़ी से फैल रही है? जी, बहुत अच्छा सवाल खदीजा। मुख्तसरन बताऊंगा, वेव समझने के लिए ज़रूरी है कि आप जब साहिल समंदर पे खड़े होते हैं तो जब लहरें आती हैं तो उनका जो पैटर्न होता है ऊपर नीचे वाला, जी बिल्कुल बिल्कुल, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ पैर गीले होते हैं, कुछ जो है घुटनों तक आती हैं, कुछ में इंसान डूब जाता है। सो ये वाली वेव जो है खासतौर पे जो थर्ड वेव है जो इस वक्त चल रही है, तीसरी लहर जिसे आप कहेंगे, ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसकी वजह ये है कि इसमें यूके का वेरिएंट, जिसे कैंट वेरिएंट कहते हैं, वायरस ने अपने आप को चेंज किया है और उसकी वजह से उसकी जो कंटेजियस बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि डेथ्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लेकिन फैल बहुत तेज़ी से रहा है, लोग इन्फेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। आपने कंपैरिजन की बात की, 21 जून की अगर बात कर लेते 2020 एग्जैक्टली तकरीबन 1 साल पहले की बात कीजिए, 4900 केसेस रिपोर्ट हुए थे, और अगर हम कल की बात कर लें, यस्टरडे की बात करें,
तो 4,668 केसेस थे। एक चीज़ जो अच्छी है वो ये कि यूके वेरिएंट में डेथ्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हुई है। मिसाल के तौर पे 150 के करीब डेथ्स थी एक साल पहले फर्स्ट वेव में, लेकिन ऑल्दो के पॉजिटिविटी बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद जो डेथ्स थी वो जो रिपोर्टेड डेथ्स थी वो तकरीबन 58 थी, यानी कि सेहतियाब जो है सेहतियाबी का रेशियो ज़्यादा है। डॉक्टर इकराम ऐसा ही है? एग्जैक्टली लेकिन फैल बहुत तेज़ी से रहा है और जितनी तेज़ी से फैलेगा फिर इवेंचुअली जो है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन में फैलेगा उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इस वेव के हवाले से ये भी कहा जा रहा था कि ये जो वेव है नौजवानों को भी मुतासर कर रहा है, मतलब बच्चों को भी अफेक्टेड कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? जी, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि कुछ बच्चों की भी डेथ्स हुई हैं और जो ज़्यादातर जो पाकिस्तान के हवाले से स्टैटिस्टिक्स की आप बात करते हैं तो जो लोग थे उनमें ज़्यादातर मेल्स यानी मर्द हजरात की डेथ्स ज़्यादा हुई हैं और अंडर 50 भी डेथ्स काफ़ी रिपोर्ट हुई हैं। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली ये एक जो है वो तशवीशनाक बात है इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर इकराम ये बताइएगा कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अगर हम बात करें तो हमने सुना था कि इस हवाले से कुछ अफवाहें भी मौसूल हुई थी और कुछ ममालिक में इस वैक्सीन को बैंड भी कर दिया गया था। क्या रिसर्च है आपके पास इस वैक्सीन के हवाले से? जी, एस्ट्राजेनेका या ऑक्सफोर्ड वैक्सीन जिसे आप कहते हैं, ये यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने तमाम मामला देखने के बाद इन्वेस्टिगेट करने के बाद अप्रूव की है। यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन सब जगह पर ये एल्डरली यानी बूढ़े लोगों में भी अप्रूव हो चुकी है। जो केसेस आप मेंशन कर रही हैं, जो रिपोर्ट्स थी वो ये थी कि कुछ ख़वातीन ऐसी थीं जो जिनकी उम्र जो है वो 50-55 साल के अराउंड थी ख़वातीन, उनमें जो है वो ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के जमने के असरात और प्लेटलेट्स लो होने के असरात सामने आए थे जी। और लेकिन उसकी जो रेशो था बहुत कम था, यानी आप समझिए 2 करोड़ लोगों को यूके में और जो यूरोपीय ममालिक हैं वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी है और उनमें से सिर्फ तकरीबन 400-450 एफिकेसी कितनी है इसकी? जी, इसकी एफिकेसी तकरीबन आप समझिए 70% के करीब है, 69 से 70% के करीब है इसकी ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की अगर आप बात करते हैं। लेकिन रशियन वैक्सीन की जो है वो उससे ज़्यादा है। डेफिनेटली 92% वैक्सीन है, 92% एफिकेसी है स्पुतनिक वी की, रशियन वैक्सीन की। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर इकराम ये भी मुझे बताइएगा कि जो वैक्सीन किन ममालिक में बंद कर दी गई है या इसे वापस बहाल कर दिया गया है इस वैक्सीन को? सिर्फ स्पेन ऐसा एक कंट्री है, यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी तमाम यूरोप को देखती है, उन्होंने अप्रूव कर दिया है इसे और ये 50 से ज़्यादा ममालिक में ऑलरेडी लग रही है कामयाबी के साथ। एस्ट्राजेनेका की बात कर रहा हूँ। स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसमें उन्होंने एल्डरली लोगों को खुद अपने तौर पे कहा कि बेहतर ये ना लगवाए, क्योंकि हमारे पास की स्टडीज मौजूद नहीं है कि ये वाकई इफेक्टिव है या नहीं है। यानी 60-65 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनमें स्पेन ने मना किया है। ऐसा कहीं नहीं कि वैक्सीन कुल्ली तौर पे हतमी तौर पे बैन हो गई हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं। कोई ऐसा जी सदाकत नहीं है इसमें। बिल्कुल। वी हैव 30 सेकंड्स। नदीम साहब बताइएगा कि पंजाब की सूरत हाल को देखिए क्या लगता है कि अब हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि कल भी हमारे पास कुछ इतलात थी कि कई ऐसे ज़िले हैं जिन्हें स्मार्ट लॉकडाउन करके बंद कर दिया गया है। तो अब आप ओवरऑल क्या देखते हैं सूरत हाल को? देखिए, जब तक हमारे सर पे नहीं ना आके लगती जी और थोड़ा नहीं लगता तब तक हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है जी। अब जब कोविड हमारे सर के ऊपर सवार हो गया, बल्कि हमारे अंदर घुस चुका है, अब हम लॉकडाउन की तरफ आ गए हैं। दूसरी तरफ एक अलमिया ये भी है कि कुछ अवाम भी ऐसे हैं, जो 60% लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि कोविड है ही नहीं, वो उनको यकीन ही नहीं है। वो उसी तरह वहाँ पे मैंने पंजाब में देखा है कि लोग उसी तरह से मूवमेंट सारी जारी है। और एक और अगर देखें चीज़, हुकूमत तो लॉकडाउन लगा रही है लेकिन वहाँ पे उर्स भी हो रहे हैं, उर्स भी करवाए जा रहे हैं जी। अब इंतजामिया को चाहिए कि होश के नाखून कल तक जो इतलात थी वो ये था कि उर्स पे अब शायद पाबंदी लग जाएगी। बिल्कुल हमने देखा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी जो है अपना जलसा मंसूख कर दिया है। जी, पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपना जलसा मंसूख कर दिया और सारी एक्टिविटीज जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बंद की जा रही हैं। अगर यही इकदाम पहले कर लिए जाते जी बिल्कुल ठीक, तो अब बहुत बेहतरी हो चुकी होती, बहुत बेहतरी हो चुकी होती। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इकराम हमारे साथ मौजूद और इनके हमरा थे नदीम नज़र साहब। जी नाज़रीन, आज हमने बात की कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।